Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we had started a new initiative on modern history of India. This is lecture number 5. In this lecture, we will talk about the British conquest of India. अभी तक हम लोगों ने अलग अलग जो यूरोपियन नेशंस थे उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया था और किस तरह से इंग्लिश के बारे में भी हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था उनका एकदम डिटेल्ड वर्जन कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से डेवलपमेंट किया। तो यहाँ से हम लोग जो चीज़ें हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि कैसे भारत की अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहली जो एक टेरिटरी थी जिस पे उन्होंने कब्जा किया था दैट इज बंगाल। तो आज के लेक्चर में हम बंगाल के ऊपर जो है किस तरह से कॉन्क्वेस्ट हुआ है उसके बारे में डील करेंगे। देन फर्दर वी विल टॉक अबाउट मैसूर, कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर, ये सभी चीज़ें हम लोग जो है जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्रोनोलॉजी बताई थी उसी फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को डील करने वाले हैं और ब्रिटिश ने दोनों को ही हराया, जो यूरोपियन नेशंस थे उनके साथ भी उन्होंने वॉर किया। जैसे हम बैटल ऑफ स्वाली होल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें पोर्टुगीज को उन्होंने हराया था। सेम चीज़ आगे लेक्चर में हम लोग इसी लेक्चर में बैटल ऑफ बेडारा पढ़ेंगे जिसमें डचेस को इन्होंने हराया था। तो ये सभी चीज़ें हैं कि ब्रिटिशर्स ने यूरोपियंस को भी सप्रेस किया एज वेल एज इंडियन पावर्स को भी सप्रेस किया। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो बंगाल से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। तो द मुगल सूबा ऑफ बंगाल, अब बेसिकली हम तब की बात कर रहे हैं कि जब मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर 1526 से स्टार्ट हो गया था। अब 1526 से 1530 के बीच में बाबर ने रूल किया। 1530 से 1556 के बीच में हुमायूं ने रूल किया। 1556 से 1605 तक अकबर रहा। 1605 से 1627 जहांगीर रहा। 1627 से 1658 शाहजहां एंड 1658 टू 1707 तक औरंगजेब रहा। तो बेसिकली औरंगजेब तक ये जितने भी बेसिकली प्रोविंसेस थे, सूबा थे, वो मुगल्स के अंडर आते थे। और औरंगजेब जो था वो ऐसा किंग था जिसने ऑल इंडिया रूल किया था। तो औरंगजेब तक कोई भी ऑटोनॉमस रूलर नहीं हुआ था, लेकिन औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो अलग अलग सूबे थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया, खुद को एक ऑटोनॉमस रूलर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मुगल सूबा ऑफ बंगाल के अंदर कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो आज का हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिखता है, उस समय वो बंगाल सूबा हुआ करता था मुगल्स का। और बीइंग द रिचेस्ट नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर, a great center of trade, industry, commerce and producer of commercial crops, ऑन अकाउंट ऑफ विच लीडिंग यूरोपियन कंपनीज, चाहे हम डच की बात करें, इंग्लिश की बात करें, फ्रेंच, एस्टैब्लिश देयर ट्रेड स्टेशंस इन बंगाल। तो बंगाल जो था काफ़ी रिच टेरिटरी थी मुगल्स की और इसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया भी आ जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी रीजन बंगाल प्रोविंस या बंगाल सूबा के अंदर आते थे। अभी प्रेजेंट जो अगर हम बात करें बांग्लादेश, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड था। तो ये सबसे नॉर्दर्न जो प्रोविंस थी, सबसे रिचेस्ट प्रोविंस थी मुगल एम्पायर की। और यहाँ पे ट्रेड थी, इंडस्ट्रीज थी, व्यापार था, कॉमर्स था, प्रोड्यूसर थे ये कमर्शियल क्रॉप्स के, जूट, कॉटन, ये काफ़ी प्रोडक्शन होता था। और इसके कारण जो डच जो बेसिकली यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने भी अपने ट्रेडिंग स्टेशंस बंगाल में स्टैब्लिश करके रखे थे, चाहे डच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच, इन सब के जो है ट्रेडिंग स्टेशंस थे। अब बेसिकली हमको आगे जाना है अराउंड 1707। 1707 में क्या इंसिडेंट हुआ? औरंगजेब की डेथ हो गई। अब औरंगजेब जो था इतना स्ट्रांग रूलर था कि उस टाइम जो है जब तक औरंगजेब जिंदा था तो कोई भी उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उस समय रिवोल्ट तो बहुत हो रहे थे, जाट्स के रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए थे, बेसिकली मराठास जो थे उनके अगेंस्ट वॉर चल रहा था। इसके अलावा राजपूत्स के अगेंस्ट भी जो है उनका सप्रेशन था, सिखों के साथ भी उनके जो थे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो कंटिन्यूसली जो है अपना एक एक्वायर करना चाहते थे मुगल टेरिटरीज को, लेकिन औरंगजेब के जिंदा रहते ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो अलग अलग जगहों पर सब इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ऑटोनॉमस रूल जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया था। अब जैसे कि हम बात करें बंगाल में ये जो मुर्शीद कुली खान थे, इन्होंने खुद को वहां बंगाल का नवाब बना लिया था, इंडिपेंडेंट। सेम चीज अगर हम बात करें आपका हैदराबाद में चिनक्लिस खान जो थे,
निज़ाम खुद को जो है उन्होंने वो कर लिया था। ऐसे ही अवध में शहादत खान थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो सब ऑटोनॉमस रूलर्स स्टार्ट हो गए, सबने अपनी अपनी प्रोविंस का खुद को जो है मुगल्स के अंडर नहीं आते हुए खुद को नवाब, खुद को बादशाह, खुद को किंग जो है डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से ऑटोनॉमस रूल की स्टार्टिंग हो गई थी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल, तो हमें ध्यान देना है किसके ऊपर, बंगाल के ऊपर। तो बंगाल का जो नवाब था वो इंडिपेंडेंट नवाब बना मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान हु वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद। ये जो है सूबेदार था बंगाल का, और औरंगजेब की डेथ के बाद 1717 में इसने खुद को जो है इंडिपेंडेंट नवाब घोषित कर लिया था। तो ये चीज आपको सीक्वेंस में समझनी है, तभी आपको आगे की चीजें समझने आएंगी। तो मुर्शीद कुली खान को आप ये समझिए कि ये सूबेदार था, कहाँ का, बंगाल का सूबेदार था। और इसने एक सिटी बनाई जिसको कहते हैं मुर्शिदाबाद, इसी के नाम पर इसने मुर्शिदाबाद बनाई। और अपनी जो कैपिटल थी ढाका, जिसको पहले डक्का कहा जाता था, ये बांग्लादेश में है आज प्रेजेंटली, वहां पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी बंगाल की, इन्होंने चेंज करके ढाका से मुर्शिदाबाद बना दी। और 1717 में ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस एंड बिकेम द फाउंडर नवाब ऑफ बंगाल। जैसा मैंने बताया 1717 में ये बेसिकली क्या बन गए, बंगाल के एक स्वतंत्र नवाब बन गए। अब कंपनी enjoyed great privileges in Bengal on the basis of फरमान 1717 granted by मुगल एम्परर फर्रुखशेर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये फर्रुखशेर, जिसको पगले राजा कहा जाता था, ये बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो है ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड फ्री राइट्स दे दिए कि किसी भी तरह से आपको कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी है, आप जो है किसी भी तरह से आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो उस फरमान को, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्ना कार्टा की तरह प्रूफ हुआ था, वो किसने इशू किया था, वो फर्रुखशेर ने इशू किया था। और फर्रुखशेर जो था ये लेटर मुगल्स का एक रूलर था, और लेटर मुगल्स काफी वीक हुआ करते थे। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि औरंगजेब तक ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स हुए, औरंगजेब के बाद हुआ बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 तक, और 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठा कौन, फर्रुखशेर बैठा, और इसने जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बैठा था। तो ये खुद अपने आप में केपेबल नहीं था। अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, ये सैयद ब्रदर्स कहलाते हैं, उन्होंने इसको गद्दी पर बैठा दिया था। और इनको किंग मेकर्स भी कहा जाता था, जो ये आपके किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, इन्होंने फर्रुखशेर को गद्दी पर बैठाया। और यहाँ पे जो है बाद में फर्रुखशेर को मार भी दिया था सैयद ब्रदर्स ने 1719 में। और इसने जो है एक बहुत बड़ी गलती करी, फर्रुखशेर गेव द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फरमान ग्रांटिंग ट्रेड प्रिविलेजेस इन इंडिया। तो ट्रेड प्रिविलेजेस दे दिए थे। औरंगजेब ने तो पहले बंगाल में दिया था, लेकिन इसने तो पूरे इंडिया में दे दिया था। तो अब ये जो चीज थी, ब्रिटिशर्स ने एक तरह से एक बोला जाए कि एक लाइसेंस के तौर पर उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो लाइसेंस ऐसा था कि उन्होंने उसको मैग्ना कार्टा बना दिया कि हम जो है कहीं पर भी जा सकते हैं, हम किसी भी तरीके से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। तो फर्रुखशेर गेव द राइट्स ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बॉम्बे, मद्रास, और लेटर ऑन दिस फरमान प्रूव्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी ट्रेड इन इंडिया इन 1717। अब जो राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट थे, जो गवर्नर्स थे, उन्होंने सब, जो भी औरंगजेब की डेथ के बाद जो गवर्नर्स थे वो क्या होने लगे थे, वो इंडिपेंडेंट होने लगे थे। जैसे मैंने आपको बताया बंगाल में मुर्शीद कुली खान थे, अवध में शहादत खान थे, हैदराबाद में चिनक्लिस खान थे जिन्हें निजाम उल मुल्क कहा जाता, तो ये सब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और ब्रिटिशर्स भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो दिस enabled them to export and import goods from Bengal without paying any taxes, and they issued passes, दस्तक, for द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। इनको एक पासेस मिलते थे जिनको दस्तक कहा जाता था, कि ये एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाते थे तो ये दस्तक दिखा देते थे कि बेसिकली ये हमको मुगल एम्परर फर्रुखशेर ने दस्तक दिए हुए हैं कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह से आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, हम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जा सकते हैं। तो ये दस्तक थे इनके पास। द पावर टू इशू दस्तक वॉज मिस यूज टू इवेट टैक्सेस ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। कि इसके साथ साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना प्राइवेट ट्रेड करती थी उसमें भी इन दस्तक को यूज करने लगी। तो यहां से एक चीज हुई कि जो मिसयूज था दस्तक का वो स्टार्ट हो गया था। तो जो नवाब थे बंगाल के मुर्शीद कुली खान और इसी के बाद जो है आगे अलीवर्दी भी खान भी हुए। तो बेसिकली इन्होंने देखा कि ये दस्तक का मिसयूज हो रहा है, जो कि फर्रुखशेर मुगल एम्परर ने किया था, और हमारी टेरिटरी में अगर कोई प्राइवेट ट्रेड हो रहा है तो हमें उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसी से तो एम्पायर चलता है। मतलब एम्पायर कोई भी चीज हो, आज इंडिया की इकोनॉमी वीक हो रही है तो उससे फर्क पड़ रहा है सभी चीजों में, एम्प्लॉयमेंट में, आपका हेल्थ फैसिलिटीज में, ये सभी चीजें, कोई भी जो एम्पायर को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपकी
इकोनॉमी। तो यहाँ पे बंगाल में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी वो इकोनॉमी की आ रही थी, क्योंकि इनको जो इतना ट्रेड कर रहे थे उसका बंगाल के नवाब को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो जो मुर्शीद कुली खान अलीवर्दी खान ने इसको ऑब्जेक्ट किया था और सप्रेस द मिसयूज ऑफ दस्तक बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। तो बेसिकली यहाँ पर इन लोगों ने, नवाब ने कदम उठाया कि हम जो है किसी भी तरीके से दस्तक के मिसयूज को होने नहीं देंगे, और जो अलग अलग फैक्ट्रीज बिल्ड हो रही हैं इंग्लिश के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा कैलकाटा में, बंगाल में, उसको हम रोकेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ों का जो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लाने वाला काम किया, ये बंगाल के नवाब ने किया। अब इसी में आगे चलकर 1740 से 1756 के बीच में बंगाल के नवाब हुए अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो थे, इन्होंने भी सेम पॉलिसी रखी। ड्यूरिंग हिज रीजन बंगाल वाज इन्वेडेड 5 टाइम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव जो थे बेसिकली मराठा थे, इनके ऊपर बंगाल में 5 बार अटैक हुआ था, और इससे जो है इनको इकोनॉमिक लॉस भी काफ़ी हुआ था। और मराठाओं के साथ एक शांति बनाने के लिए, टू बाय पीस विद मराठास, ही सरेंडर्ड द रेवेन्यू ऑफ उड़ीसा टू मराठास। अब बेसिकली मराठा के साथ भी एक दिक्कत थी कि उनकी इकोनॉमी भी ऐसे चलती थी कि वो जो लूट कर लाते थे उससे राज चलाते थे। तो अब उनके पास खुद के लिए कोई भी तरह के इकोनॉमिक जनरेशन चीज नहीं थी, तो उनको अटैक करना ही पड़ता था। तो उन्होंने देखा बंगाल में काफी पैसा है, तो उन्होंने, रघुनाथ राव ने बार बार अलीवर्दी खान के टाइम बंगाल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको देखते हुए जो है अलीवर्दी खान ने पीस मेंटेन करने के लिए उनको कहा कि भाई हम जो रेवेन्यू है आपका उड़ीसा का, वो हम मराठाओं को दे देंगे। उस तरह से वहां शांति हुई थी। और इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द इंग्लिश फोर्टिफाइड फोर्ट विलियम्स इन कैलकाटा। और इसी टाइम जो है फोर्ट विलियम्स का जो है कैलकाटा में डेवलपमेंट हुआ था, और कैलकाटा जो है इनका ब्रिटिश कैपिटल भी बन गया था। इसके अलावा एक जो चीज मैं आपको बता रहा था कि अलीवर्दी खान ने क्या देखा, ही फाउंड मिसयूज ऑफ दस्तक्स एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, कि ये दस्तक्स का तो बहुत मिसयूज हो रहा है, और साथ साथ ये फैक्ट्रीज भी नई नई बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि उनको किसी भी तरह से कोई टैक्स देना नहीं है। तो वो फैक्ट्रीज और डेवलप करेंगे तो उनका ट्रेड और बढ़ता जाएगा, तो नवाब को कोई फायदा नहीं होना है। तो ये यहाँ पे मिसयूज देखने लगे। तो ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कैलकाटा एंड चंद्रनागौर रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने जो बंगाल प्रोविंस था, बंगाल का जो सूबा था, उसमें कलकत्ता, चंद्रनागौर, इन जगहों पे जो फैक्ट्रियां बन रही थी उनके ऊपर रोक लगाना स्टार्ट की। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। अब बेसिकली क्या हुआ, जब अलीवर्दी खान की जब डेथ हुई 1756 में, तो अलीवर्दी खान का कोई जो है बेसिकली बेटा नहीं था, इनकी बेटी थी घसीटी बेगम जिनको कहा जाता है। तो अलीवर्दी खान जो है, सब लोग चाहते थे कि जो इनके आर्मी कमांडर थे जैसे मीर जाफर वगैरह जो थे, वो चाहते थे कि उनको गद्दी मिल जाए। लेकिन अलीवर्दी खान ने 19 साल के अपने जो ये ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, इनको गद्दी पर बैठा दिया था। अब यहीं से जो है बोला जाए बैटल ऑफ प्लासी का ग्राउंड बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला को गद्दी मिल गई थी। अब बाकी लोग जो थे वो अनसेटिस्फाइड थे कि हमें वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। तो यहीं से जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हुआ वो सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने पर स्टार्ट हुआ। अब सिराजुद्दौला भी सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था जो अलीवर्दी खान ने अडॉप्ट करके रखी थी। तो इसने भी जो है ब्रिटिश, इंग्लिश, इन सबको रोकने के लिए इसने कुछ जो है अल्टीमेटम जो है इशू कर दिए। अब सिराजुद्दौला ट्राइड टू असर्ट हिज अथॉरिटी एंड सर्व्ड एन अल्टीमेटम टू इंग्लिश कंपनी डिमांडिंग दैट फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम शुड बी डिमोलिश। जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है, जो फोर्ट विलियम बनाया जा रहा है, उसको डिमोलिश किया जाए। मिसयूज ऑफ दस्तक शुड बी स्टॉप्ड। जो दस्तक का दुरुपयोग या मिसयूज हो रहा है उसको रोका जाए। और इंग्लिश कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू एनिमीज ऑफ नवाब। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से जो नवाब के दुश्मन हैं उनको पनाह नहीं देंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, शेल्टर नहीं देंगे। ये सब अल्टीमेटम्स किसने निकाल दिए? सिराजुद्दौला ने निकाल दिए। अब बेसिकली यहां पर दो तरीके की चीज हो गई। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भी सिराजुद्दौला थे। अब सिराजुद्दौला को जब गद्दी पर मिली थी तो दूसरे लोग भी नहीं चाहते थे कि इनको गद्दी मिले, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये छोटा है, हमें जो है ज़्यादा केपेबल है, और कोई ऑफिशियल हायर तो था नहीं ये अलीवर्दी खान का। तो यहाँ पर ये कुछ कंफ्यूजन था, और सिराजुद्दौला के ऊपर दो लोगों कि मतलब बंगाल के ही जो इंटरनल मिनिस्टर्स थे वो भी नहीं चाहते थे सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे, और इंग्लिश के अगेंस्ट ये जो स्टेप्स ले रहे थे, इंग्लिश को भी लग रहा था कि भाई ये तो काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट रूलर है। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। नवाब जो है
का अटैक हुआ कलकत्ता पे। अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी कि हम जो है फोर्टिफिकेशन नहीं रोकेंगे, हम किसी भी तरह से दस्तक का मिसयूज नहीं रोकेंगे, तो व्हेन इंग्लिश डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द अबव अल्टीमेटम, जो अभी मैंने आपको अल्टीमेटम बताया, नवाब सीज द फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड देन फोर्ट विलियम्स, हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश कंपनी। तो जब नवाब को किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कासिम बाजार की फैक्ट्री को जो इंग्लिश की थी उसको सीज कर दिया, फोर्ट विलियम जो इंग्लिश का हेडक्वार्टर्स था उसको भी जो है कब्जे में ले लिया। और जून 20 1756 आफ्टर कैप्चरिंग कैलकाटा, इन्होंने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया अलीवर्दी खान के नाम पर, जो इनके बेसिकली ग्रैंडफादर थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने नाम रख दिया अलीनगर, अलीवर्दी खान ने। अब ये चीज जो थे, इससे काफी आग बबूला हो गए कौन, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ जो है इनके जो नवाब के भी अंदर लोग थे, वो तो चाहते ही थे कि कोई ऐसा मौका मिले, और ऐसा मौका मिल गया उनको। तो फाइनली यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसको आप याद रखेंगे, इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी। अब ये ब्लैक होल ट्रेजिडी में ये हुआ था 20 जून 1756 को, कि जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्टिफिकेशन किया था, ये फोर्ट विलियम को कब्जे में लिया था, तो इन्होंने क्या किया, इट इज एलिगेटेड दैट सिराजुद्दौला इम्प्रिसन 146 ब्रिटिशर्स इन अ रूम 18x14, ये 18x14 का एक रूम था जिसमें 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया था। अब इसको ब्लैक होल ट्रेजिडी इसलिए कहा जाता है कि उस हॉल के अंदर किसी भी तरह से लाइट नहीं आती थी, एक छोटा सा होल था जिसके थ्रू जो है लाइट आती थी, और बाकी वो पूरा डार्क था। तो अगली मॉर्निंग इनको ये रात भर जब ये कब्जे में लिया था, तो इतने सारे लोगों को इन्होंने इस कैद खाने में डाल दिया था। अब उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोग निकले, तो उसमें लगभग जो है केवल 23 लोग ही सरवाइव कर पाए थे, और बाकी लोगों की 123 लोगों की डेथ हो गई थी। अब ये इंसिडेंट जो है इसी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो इससे जो है ब्रिटिशर्स का और ज्यादा खून खौल गया कि इन्होंने तो हमारे कई लोगों को मारवा भी दिया। तो दिस इंसिडेंट प्रूव द प्रीटेक्स्ट टू द इंग्लिश टू रेटिलेट अगेंस्ट द नवाब, और यहाँ पर बदला जो है नवाब के अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स को लेने के लिए एक तरह की नींव रख दी गई, एंड लीडिंग टू रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन एक्सपीडिशन टू रिकैप्चर बंगाल और कलकत्ता। तो यहाँ से जो रॉबर्ट क्लाइव थे और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन थे, उन्होंने वापस से कलकत्ता के ऊपर जो है कब्जा करने के लिए रिटेलिएट किया, और यहाँ पे जो है नवाब को हराया गया है। तो ऑन जो है 2 जनवरी की बात है ये, तब ये वॉर हुआ था। तो डिफीट ऑफ नवाब वाज फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, चार्ल्स वॉटसन थे, इन्होंने बुरी तरह से नवाब को हराया था। और ये चीज तो है पूरी हिस्ट्री में ही चलती रहेगी, ब्रिटिशर्स ने ये 3 चीजें करी हैं, पहले वॉर किया है, फिर ट्रीटी करी है, और ट्रीटी के बाद फिर वॉर कर दिया है। तो इस तरीके से ये पहला वॉर करके जो है, अगर ये हार जाते थे तो बेसिकली ऐसी चीजें ट्रीटी में लिखवा लेते थे जिससे इनको कम नुकसान हो, और अगर ये किसी को हरा देते थे तो उसको तो पूरा तोड़ ही देते थे, ट्रीटी ऐसी करते थे कि वो कुछ आगे कर ही ना पाए, और फिर उस पर वॉर करके वो टेरिटरी अपने ही अंदर ले लेते थे। तो ये जो इनकी ट्रिक है वॉर ट्रीटी वॉर की, ये हमेशा चलती रहेगी। तो सबसे पहले इनके ऊपर जब ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई, तो इन्होंने जो है उस चीज का गुस्सा निकालने के लिए नवाब को हराया, और फाइनली एक ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की गई फरवरी जो 1957 की बात है, तब ये एक ट्रीटी हुई थी। बाय सिराजुद्दौला रिकग्नाइज द इंग्लिश पोजीशन, परमिटेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। अब जब नवाब हार गया तो अपनी तो चला नहीं सकता था, तो इसने इंग्लिश पोजीशन को जो है रिकग्नाइज किया कि वो कलकत्ता में रह सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम को भी परमिट किया, और साथ साथ उनको अलाउ किया कि मिंटिंग ऑफ कॉइन्स बाय द कंपनी, की ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी चला सकती है। एंड ही एग्रीड टू कंपनसेट द इंग्लिश फॉर द कैप्चर ऑफ कलकत्ता, और साथ साथ अंग्रेजों ने उनसे ये भी मांग करी कि जो हमारा आपने कलकत्ता पे कब्जा किया उसके बदले हमारा जो नुकसान हुआ है उसका आप कंपनसेशन भी देंगे। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर ग्रेटली वीकेंड द नवाब, और इस तरीके से जो ये ट्रीटी थी नवाब को इसने तोड़ कर रख दिया, और इस ग्रेटली वीकेंड द नवाब। अब फाइनली यहाँ पे जब ये चीज हो गई तो नवाब तो ऐसे ही वीक हो गया था। अब वॉर होने के बाद एक ट्रीटी हो गई, अब भी दूसरे वॉर के लिए तैयारी हो रही थी। अब कॉन्स्पिरेसी हुई 1757 की। अब इसमें क्या हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि बंगाल में जो नवाब थे, नवाब के ही लोग नहीं चाहते थे कि नवाब गद्दी पर बैठे, क्योंकि उनको था ओवर एम्बिशियस थे कि हमें गद्दी मिल जाए। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया, इंग्लिश ने इसका फायदा उठाया कि उनसे जाकर मिल गए, और वो तो पहले से ही बिकने को तैयार थे। तो इंग्लिश हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला along with मीर जाफर,
ये मीर जाफर जो था कमांडर इन चीफ था नवाब का, यही मिल गया। राजा दुर्लभ राय ये दीवान थे नवाब के। जो राय दुर्लभ है ये काफी बड़े दीवान भी थे नवाब के और साथ साथ काफी बड़े बिजनेसमैन भी थे। इसके अलावा जगत सेठ ये एक बैंकर थे, पैसा देते थे। माणिक चंद ऑफिस इंचार्ज थे कैलकाटा के। इनको काफी पैसा मिला और ये जो है सब बिक गए इंग्लिश की तरफ। और यही अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का ग्राउंड इन लोगों ने ही बनाया। तो फाइनली जो है बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया 23 जून 1757 को। और बेसिकली ये बोला जाता है कि लड़ा तो नहीं गया, पैसों के दम पर ही जीता गया। तो प्लासी इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। ये जो गंगा का ही एक पार्ट जो बंगाल में चला जाता है, भागीरथी कहलाता है। वो जो है आपका लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर में भागीरथी में नाडिया डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये प्लासी जगह है। तो इंग्लिश आर्मी जो थी उसको लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला की आर्मी को जो लेड कर रहे थे वो मीर जाफर और राजा दुर्लभ राय थे। अब ये दोनों तो बिक ही चुके थे। और जब बैटल एकदम पीक पे पहुंची तो मीर जाफर ने रिट्रीट कर दिया। During the peak of the battle, Mir Jafar ordered the retreat of Bengal army and was completely routed. और यहाँ पे जो इन्होंने पैसे लिए थे वहीं पे काम होना स्टार्ट हो गया। सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट किया गया मोहम्मद बैग एट द इंस्टेंस ऑफ मीर जाफर सन मीरन। और जो है मोहम्मद बैग ने सिराजुद्दौला का वहीं पे गला काट दिया। और यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल की गद्दी खाली हो गई। और गद्दी पर कौन बैठ गया? मीर जाफर बैठ गया। आलमगीर सेकंड वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ दिस बैटल। और आलमगीर जो था वो बेसिकली उस समय मुगल एम्परर था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आलमगीर की बात करें तो आलमगीर जो है इतना स्ट्रांग रूलर नहीं था। जो इस टाइम पे 1757 का जो बैटल हुआ उस टाइम पर ये बेसिकली आलमगीर सेकंड था। तो यहाँ पर जो है बैटल ऑफ प्लासी जीतकर बंगाल की गद्दी पर किसको बिठा दिया गया? मीर जाफर को बिठा दिया गया। ये मीर जाफर दो टाइम तक रहा है, एक 1757 से 1760 तक रहा, 1763 से 1765 तक रहा। अब जब ये नवाब बन गया तो इसको लगा कि सभी चीजें मेरे हाथ में आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने इस चीज को भी बहुत फायदा उठाया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड एज नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल का नवाब तो बन गया लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे लेना स्टार्ट कर दिए। ही ग्रांटेड फ्री ट्रेड टू ब्रिटिश इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और 14 परागनास जो थे ब्रिटिशर्स के, वहां सब जगह इनको फ्री ट्रेड मिलने लगा। किसी भी तरह से अब कोई दबाव नहीं था जो सिराजुद्दौला अली वर्दी खान लोग बना रहे थे। हाउएवर आफ्टर द डिपार्चर ऑफ क्लाइव इन 1760, English deposed Mir Jafar on account of his inability to pay the promised sum to the company. जब रॉबर्ट क्लाइव चले गए तो जो इंग्लिश थे उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया कि बेसिकली आपने जितना प्रॉमिस किया था कि हमें जितना पैसा दोगे उतना तो आप दे ही नहीं पा रहे हो। तो इसकी जगह इसी के जो सन इन लॉ थे मीर कासिम को बिठा दिया गया था गद्दी पे, नवाब ऑफ बंगाल का। तो ये जो है मीर जाफर 3 साल तक गद्दी पर बैठा। और इसमें एक और चीज है जो मैं अभी बात बताऊंगा, इसने जो है डच के साथ भी हाथ मिला लिया था क्योंकि इसको लग रहा था कि इंग्लिश जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और नवाब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, नवाब तो एक कठपुतली जैसा बैठा हुआ है। तो इसने जो है उनके अगेंस्ट करने के लिए डचेस से हाथ मिलाया था और डच को भी हरा दिया था इंग्लिश ने। तो फाइनली ये भी गद्दी से हट गया। मीर जाफर वाज रीइंस्टेटेड इन 1763 ऑन द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम। अब बेसिकली जब मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा था उसकी भी लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो गई। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर कासिम से तो बेहतर मीर जाफर ही था, ये मीर कासिम तो और बड़ा नवाब बनने लगा। तो फाइनली जो है 1763 में जो है इन्होंने मीर जाफर को वापस से गद्दी पर बैठाया था। ही now made concessions to the English that led to financial and political downfall। अब उसको नवाब बनने के लिए ब्रिटिश की हर बात माननी पड़ती थी और उससे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डाउनफॉल बंगाल में आ गया और जो ब्रिटिशर्स के लिए ही एक तरह से फेवर में गया। बैटल ऑफ बेडारा जो है ये 1759-60 में लड़ी गई थी और इसमें जो है मिर जाफर के टाइम में लड़ी गई थी। तो इन द रेन ऑफ मिर जाफर कंपनी एक्सप्लोर्ड मैक्सिमम बेनिफिट। तो जफर को रियलाइज हुआ कि ये तो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो उसने किसके हाथ मिला लिए थे? डच के साथ। और एक बैटल लड़ी गई थी 1759-60 में जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बेडारा, was fought between English and Dutch। और इस बैटल में डच were defeated and went to their colonies in Indonesia and Spice Island। और इसके बाद जो है परमानेंटली डच भारत छोड़कर चले गए और इनकी जो टेरिटरी थी इंडोनेशिया, स्पाइस लैंड, वहां पर ध्यान देने लगे। और आफ्टर दिस बैटल मीर जाफर however fell into arrears and forced to abdicate in the favor of his son
मीर कासिम, और इस बैटल के बाद जो है फाइनली, जैसा मैंने बताया, मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो बंगाल के एक और नए नवाब आ गए जिनका नाम था मीर कासिम। अब मीर कासिम बैठे 1760 से 1763। तो मीर कासिम को तो लगने लगा कि भाई मैं नवाब बन गया हूं तो सारी चीजें मेरे हाथ में आ जाएंगी, कि मुझे तो अंग्रेजों ने नवाब बनाया है। लेकिन वो अंग्रेजों के अगेंस्ट जाने लगे क्योंकि वो तो प्रॉपर डिसीजन ले रहे थे। अब इंग्लिश को वो पसंद नहीं आ रहा था। तो मीर कासिम वॉज द लास्ट सोवर्न नवाब ऑफ बंगाल जो कि अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे थे, who legitimate his position by obtaining a फरमान from मुगल emperor of शाह आलम सेकेंड। इनको जो एक फरमान भी मिला था मुगल एम्पर शाह आलम सेकेंड से। he revived the fortunes of the state by reorganizing administration, army, paying all dues to the company, and he granted जमींदारी of बुडवान, चिटगांव, मिडनोर टू द ब्रिटिश। इन्होंने जो भी चीजें थी वो एक प्रॉपर फॉर्म में स्टार्ट कर दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सभी तरह के ड्यू जो कंपनी के थे वो भी पे करना स्टार्ट किए थे, और इन्होंने जमींदारी राइट्स भी दे दिए थे कई जगहों के। ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन 1762। अब जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले ढाका कैपिटल थी, ढाका से जो आपका मुर्शिदाबाद बना दी गई थी, और मुर्शिदाबाद से जो है बेसिकली ये बाद में मुंगेर को बना दी गई। किसने? मीर कासिम ने। तो कैपिटल्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है एग्जाम्स में, इसको याद रखेंगे। फाइनली मीर कासिम डिसाइडेड टू असर्ट हिज ऑथोरिटी एंड कॉल्ड अपॉन इंग्लिश टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ दस्तक। दिस अल्टीमेटली लेड टू बैटल ऑफ बक्सर। अब फिर मीर कासिम ने वही काम किया जो सिराजुद्दौला ने किया, कि जहां उनको लगा कि मिसयूज हो रहे हैं दस्तक के, तो उन्होंने उस चीज को रोकने की कोशिश करी, और ये रोकने की कोशिश में एक बहुत बड़ा बैटल लड़ा गया, और ये तो टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री का, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई ने भारत को जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर आने के लिए एक बोला जाए कि गेट प्रोवाइड कर दिया, और वहीं से जो है पूरी हिस्ट्री ही टर्न हो गई। तो मीर कासिम ने जो है कई लोगों के साथ अलायंस किया था, जैसे बंगाल के तो ये नवाब थे, अवध के नवाब के साथ, शुजाउद्दौला के साथ, और साथ साथ जो आपके मुगल एम्परर थे उनके साथ मिलकर इन्होंने एक अलायंस बनाया था, और इस अलायंस को जो है हराया गया बैटल ऑफ बक्सर में। तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई 22 अक्टूबर 1764 को, एंड दिस वाज फॉट बिटवीन इंग्लिश आर्मी को लेड कर रहे थे मेजर मुनरो, और अलायंस हुआ था शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, इसको अवध कर लेंगे आप, ये नवाब ऑफ अवध। इसके अलावा शाह आलम जो थे ये मुगल एम्परर थे, ये दिल्ली से बैठे थे, और मीर कासिम जो थे बंगाल के। इन तीनों ने मिलकर इंग्लिश के अगेंस्ट वॉर लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर में, और द इंग्लिश डिफीटेड द अलायंस लेड बाय शुजाउद्दौला एंड इम्पोज 2 ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद। और इसमें जो है बेसिकली ये जो बैटल हुआ, हेक्टर मुनरो ने ये इनको हरा दिया था, और 2 ट्रीटी साइन करवाई गई जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है। और ये 1764 का जो वॉर था ये टर्निंग पॉइंट रहा, और इसमें 2 ट्रीटी हुई। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 12 अगस्त को हुई थी 1765 में, दिस वाज साइन बिटवीन इंग्लिश एंड शाह आलम सेकंड। ये शाह आलम सेकंड जो थे मुगल एम्परर थे, मीर कासिम को तो मार ही दिया गया था। ये शाह आलम और इंग्लिश के बीच में ट्रीटी हुई, और शाह आलम गॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख। इन रिटर्न ब्रिटिश ऑब्टेन द दीवानी रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वॉर हराकर एक ट्रीटी साइन फिर कर ली कि आप जो है कोरा और इलाहाबाद ले लो, और आपको हम जो है पेंशन देंगे, लेकिन आप अब राज्य से जो भी पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो आप नहीं कलेक्ट करोगे। रेवेन्यू पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी बंगाल और बिहार की। तो यहाँ से इन्होंने शाह आलम के साथ ये ट्रीटी कर ली, तो मतलब दिल्ली के साथ एक ट्रीटी हो गई। और सेकंड ट्रीटी जो हुई, इट वाज कंक्लूडेड बिटवीन इंग्लिश कंपनी एंड शुजाउद्दौला के साथ भी इन्होंने ट्रीटी कर ली, जो कि अवध के नवाब थे, हु बिकम इन एलाय ऑफ ब्रिटिश, और उनको जो है खुद को ब्रिटिश का ही एक एलाय बना लिया, कि उनकी ही कठपुतली बन गए। तो फाइनली इनके सभी कांटे हट गए। इन्होंने जो मुगल एम्परर थे उनके साथ भी ट्रीटी कर ली, उनको भी दबा दिया, मीर कासिम को तो मार ही दिया, और शाह आलम के साथ जो है वो एक ट्रीटी कर ली, साथ साथ जो है शुजाउद्दौला को अपना एक एलाय बना लिया। तो फाइनली जितनी प्रॉब्लम्स थी वो बैटल ऑफ बक्सर में दूर हो गई। अब पूरी तरह से जो है इनके पास सभी टेरिटरी आ गई थी। तो इन्होंने जो है बंगाल के नवाब के तौर पे वापस से किसको बिठाया? इन्होंने मीर जाफर को बिठाया, और मीर जाफर जो है इस समय तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के जो है एहसान तले दबा हुआ था, तो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता था, और ट्रीटी ऐसी हुई थी कि ब्रिटिशर्स के पास रेवेन्यू कलेक्ट पावर आ गया था। अब किसी भी चीज
अगर राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किंग के पास रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसी के हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब किसी से आपने रेवेन्यू ही कलेक्ट करना जो है वो छीन लिया है, तो उसके पास क्या बचा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बची कि राज्य तो आप संभालो लेकिन पैसा कोई और संभालेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक मास्टरमाइंड की तरह इंग्लिश ने काम किया और यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट हो गया। अब डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में ये तब स्टार्ट हुआ जब मीर जाफर की भी डेथ हो गई थी, 2 साल बाद मीर जाफर की भी डेथ हुई। तो अंडर दिस रिजाइम एस्टैब्लिश बाय क्लाइव इन 1765 एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन कंपनी एंड नवाब। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया गया, कंपनी और नवाब के बीच में बांट दिया गया। अब दीवानी राइट जो रेवेन्यू राइट्स थे वो मोहम्मद रजा खान ऑफ बंगाल, राजा सिताब रॉय ऑफ बिहार और राजा दुर्लभ राय फॉर उड़ीसा ये दे दिए गए थे और ये सब ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे। तो ब्रिटिश डायरेक्टली तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली तो सारा रेवेन्यू ले रहे थे। द निजामत फंक्शन इंक्लूडेड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बेसिकली जो निजाम के हाथ में जो फंक्शन था या नवाब के हाथ में फंक्शन था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो हम पैसा संभालेंगे। और दिस सिस्टम पुट टू एंड बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1772। बाद में वॉरेन हेस्टिंग ने ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को हटा दिया था और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ एनेक्स टेरिटरी। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स थे गवर्नेंस के, जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करके रखी थी उनके लिए रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, हैदर अली ये मैसूर का नवाब था, इसको भी जो है मार दिया गया था सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर में। हैदर अली डाइड इन दिसंबर 1782। और लास्ट नवाब जो बंगाल के थे जिनका नाम था नज्मुद्दौला, ये 1765 से 71 तक रहे, वॉज पेंशन ऑफ बाय द इंग्लिश। इनको भी पेंशन देकर हटा दिया गया था। और एनेक्सेशन ऑफ बंगाल जो है पूरी तरह से होने के बाद ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश हो गई। पैरामाउंस का मतलब होता है अनचैलेंजेबल पावर, मतलब ब्रिटिश जो थे उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था बंगाल में, इतनी बड़े पावर बनकर निकल आ गए थे। अब यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है ये डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के बारे में जो है देख लें आप। तो डुअल गवर्नमेंट जो स्ट्रैटेजी थी वो मेन स्टेट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कि गॉट दीवानी राइट्स, बंगाल बिहार उड़ीसा इन सब जगहों की दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू मिल गए थे। और निजामत राइट स्नैच फ्रॉम नजमुद्दौला, मतलब बंगाल वाज इन द हैंड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी हैड जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एक्वायर्ड ट्रेजरी, मतलब कंपनी के पास कोई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ पैसा था। और निजामुद्दौला डिड नॉट हैव ट्रेजरी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसी चीज को कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट ऑफ इन बंगाल। और जब फाइनली 1772 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हटा दिया था और बंगाल के ऊपर तो गवर्नर सिस्टम आ गया। तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से जो है बंगाल के ऊपर कब्जा किया है। तो ये पहली टेरिटरी है जो बंगाल ब्रिटिश के अंडर आई। तो यहां तक हमने उस चीज को समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग मैसूर के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए, और आपको लेक्चर अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी आप बता सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं हमारा लेक्चर और कमेंट में भी बता सकते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन यूपीएससी नेक्स्ट एट इंस्टाग्राम। और इस लेक्चर सीरीज के बारे में पीडीएफ चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।